कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसानियत सिर्फ नाम की बची है। धरती बर्बाद हो चुकी है, शहर राख बन चुके हैं और हर तरफ सिर्फ रेत, मौत और पागलपन का राज है। इस वीराने में मैक्स नाम का एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए अकेला भटक रहा है, लेकिन इस दुनिया में अकेले जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। तभी अचानक पीछे से इंजन गरजते हैं। वॉर बॉयज, मौत के वो प्यासे सैनिक जो इंसानी खून के सहारे जिंदा रहते हैं। उनकी नजर मैक्स पर पड़ चुकी है। वे उसे घेर लेते हैं, उसकी कार तबाह कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर अपने किले में ले जाते हैं। वहां मैक्स को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। उसकी पीठ पर उसके ब्लड ग्रुप का निशान बना दिया जाता है ताकि जब भी किसी वॉर बॉय को खून चाहिए हो, मैक्स को निचोड़ लिया जाए। उसके शरीर पर उनका प्रतीक दाग दिया जाता है, जैसे वो अब इंसान नहीं, सिर्फ एक चलता फिरता ब्लड बैग हो। मैक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अतीत की दर्दनाक यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। जिन लोगों को वो बचा नहीं पाया, उनकी चीखें हर पल उसका पीछा करती हैं। आखिरकार वॉर बॉयज उसे फिर पकड़ लेते हैं। अब सामने आता है इस बर्बाद दुनिया का सबसे खौफनाक शासक, इमॉर्टन, जो एक निर्दयी तानाशाह जो सांस लेने के लिए लोहे का मास्क पहनता है। पानी इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है और उस पर सिर्फ उसी का कब्जा है। वो ऊंचाई पर खड़ा होकर खुद को लोगों का मसीहा बताता है, फिर थोड़ी सी पानी की धार छोड़ता है, बस इतनी कि लोग जिंदा रहें लेकिन हमेशा उसके गुलाम बने रहें। नीचे हजारों लोग हर बूंद के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। यही है इमॉर्टन जो का साम्राज्य। इसी साम्राज्य में रहती है फ्यूरियोसा। उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन उसकी हिम्मत किसी सेना से कम नहीं। वो इमॉर्टन जो की सबसे भरोसेमंद कमांडर है। उस दिन जो उसे गैस टाउन से ईंधन लाने के लिए भेजता है, फ्यूरियोसा अपने विशाल वॉर रिग को लेकर निकल पड़ती है। वॉर बॉयज उसके साथ है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक रास्ता बदल देती है। वो गैस टाउन नहीं जा रही, वो किसी और मंजिल की ओर बढ़ रही है। जो के चौकीदार दूरबीन से ये सब देख लेते हैं। खबर तुरंत इमॉर्टन जो तक पहुंचती है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो भागकर अपने गुप्त कक्ष में पहुंचता है, जहां उसने 5 औरतों को कैद कर रखा था ताकि वे उसके लिए बच्चे पैदा कर सकें। लेकिन कमरा खाली है, औरतें गायब हैं। तभी जो समझ जाता है फ्यूरियोसा ने उसके सबसे कीमती खजाने को चुरा लिया है। गुस्से से पागल होकर इमॉर्टन जो पूरे युद्ध का ऐलान कर देता है। उसका आदेश साफ है, औरतों को जिंदा वापस लाओ। पूरा किला इंजनों की गर्जना से कांप उठता है। वॉर बॉयज खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि अगर वे इमॉर्टन जो के लिए मरेंगे तो सीधे स्वर्ग पहुंचेंगे। इन्हीं वॉर बॉयज में एक है नक्स, कमजोर, बीमार, लेकिन खुद को साबित करने के लिए बेताब। उसे जिंदा रखने के लिए मैक्स का खून चढ़ाया जा रहा है। जब पीछा शुरू होता है तो दूसरा वॉर बॉय उसकी गाड़ी छीनने की कोशिश करता है। नक्स गुस्से से भड़क उठता है। वो चिल्लाता है, मैं जमीन पर रेंगते हुए नहीं मरना चाहता, मैं हीरो बनकर मरूंगा। और फिर वो मैक्स को अपनी गाड़ी के सामने बांध देता है ताकि दौड़ते वक्त उसका खून सीधे उसके शरीर में जाता रहे। इमॉर्टन जो आखिरी बार आदेश देता है, 5 औरतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वे उसके भविष्य की जननी हैं। नक्स की तरफ जो की एक नजर पड़ती है और वही नजर उसके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। उसकी आंखों में पागलपन चमक उठता है। वो मुस्कुराता है, एक्सीलेटर दबाता है और मौत की इस दौड़ में कूद पड़ता है। उधर फ्यूरियोसा अपने वॉर रिग को पूरी रफ्तार से पूर्व की ओर दौड़ा रही है। उसके साथ वे 5 औरतें हैं जो पहली बार आजादी की हवा महसूस कर रही हैं। फ्यूरियोसा को यकीन है कि कहीं दूर इस नरक से पड़े एक हरी भरी जगह अब भी मौजूद है। एक ऐसी जगह जहां पानी है, जीवन है, उम्मीद है। वही उनकी मंजिल है। लेकिन पीछे से उठता धूल का तूफान बता रहा है कि इमॉर्टन जो करीब आ रहा है। उसके साथ पूरी सेना है और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे एक और खतरनाक इलाके में प्रवेश कर जाते हैं। बजर्ड्स का इलाका, जहां हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही है। तभी इस मौत के रेगिस्तान में एक नई मुसीबत उनका रास्ता रोक लेती है। बजर्ड्स, ऐसे दरिंदे जो अपने शिकार को लोहे के पंजों से चीर डालते हैं। जैसे ही वे फ्यूरियोसा के वॉर रिग को देखते हैं, दर्जनों गाड़ियां उस पर टूट पड़ती हैं। चारों तरफ गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। फ्यूरियोसा और उसके वॉर बॉयज जवाबी हमला करते हैं और कई दुश्मनों को उड़ा देते हैं। लेकिन तभी बजर्ड्स अपना सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतारते हैं। एक विशाल बख्तरबंद ट्रक जो किसी चलते फिरते किले से कम नहीं था। उधर नक्स अपनी गाड़ी लेकर फ्यूरियोसा के बेहद करीब पहुंच चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, इमॉर्टन जो कि नजरों में अमर होना। वो स्लिट से कहता है, पहले इन बजर्ड्स को खत्म करते हैं, फिर फ्यूरियोसा को पकड़कर जो के सामने पेश करेंगे। इनाम हम खुद चुनेंगे। दोनों मिलकर पागलों की तरह लड़ते हैं और बजर्ड्स की आखिरी गाड़ी तक तबाह कर देते हैं। रास्ता साफ हो चुका था। अब उनका
असली शिकार सामने था। लेकिन तभी आसमान बदलने लगता है। दूर रेत का एक विशाल तूफान उठता है, इतना बड़ा कि मानो पूरी दुनिया को निगल जाए। कोई भी समझदार इंसान वहां से मुड़ जाता, लेकिन फ्यूरियोसा समझदार नहीं, जिद्दी थी। वो बिना एक पल गवाए सीधे तूफान के अंदर घुस जाती है और नक्स वो भी उसके पीछे मौत के मुंह में कूद पड़ता है। अंदर सिर्फ तबाही थी। बिजली आसमान को चीर रही थी, लोहे के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, विशाल बवंडर गाड़ियों को खिलौनों की तरह उछाल रहे थे। फिर भी नक्स रुकता नहीं। वो फ्यूरियोसा से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी गाड़ी वॉर रिग से टकरा जाती है। एक भयानक विस्फोट होता है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। सुबह होती है। मैक्स जिंदा है, अब भी जंजीरों में जकड़ा हुआ, और नक्स उसके साथ बंधा हुआ। वो नक्स को घसीटते हुए मलबे से बाहर निकालता है और हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत आज भी उसका मजाक उड़ा रही थी। बंदूक काम ही नहीं कर रही थी। तभी उसे पास में फ्यूरियोसा का वॉर रिग दिखाई देता है। वो नक्स को साथ घसीटते हुए वहां पहुंचता है। फ्यूरियोसा ट्रक ठीक कर रही होती है। मैक्स बिना देर किए एक महिला को पकड़कर बंदूक तान देता है और चाबी मांगता है, लेकिन जैसे ही वो ताला खोलने बढ़ती है, फ्यूरियोसा बिजली की रफ्तार से हमला कर देती है। बंदूक छीनती है, ट्रिगर दबाती है, क्लिक, गोली नहीं चलती। अब दोनों के बीच एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। रेत, पसीना और गुस्सा। आखिरकार मैक्स किसी तरह फ्यूरियोसा पर भारी पड़ता है। उसी वक्त नक्स होश में आ जाता है। वो हांफते हुए कहता है कि अगर वे फ्यूरियोसा को जिंदा पकड़ लें तो इमॉर्टन जो उन्हें महान इनाम देगा। मैक्स उसे अपनी जंजीरें खोलने का आदेश देता है और जैसे ही नक्स ताला खोलता है, मैक्स उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। नक्स फिर से बेहोश। मैक्स वॉर रिग लेकर अकेले निकल पड़ता है, लेकिन फ्यूरियोसा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। कुछ ही दूरी पर ट्रक अचानक बंद हो जाता है। मैक्स हर कोशिश करता है पर इंजन स्टार्ट नहीं होता। तभी फ्यूरियोसा पहुंचती है और ठंडे स्वर में कहती है, ये ट्रक मेरे बिना नहीं चलेगा। मैक्स उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन फ्यूरियोसा साफ मना कर देती है। वो पांचों महिलाओं को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आखिरकार मैक्स को झुकना पड़ता है। सभी ट्रक में सवार हो जाते हैं, लेकिन भरोसा अभी भी कोसों दूर था। मैक्स बंदूक ताने रखता है और ट्रक के सारे हथियार अपने कब्जे में ले लेता है। उधर नक्स को होश आता है। वॉर रिग फिर से चलता देखकर वो पागलों की तरह दौड़ता है और छलांग लगाकर ट्रक के पीछे लटक जाता है। इसी बीच ट्रक के अंदर महिलाएं दूरबीन से पीछे देखती हैं और उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। सिर्फ इमॉर्टन जो ही नहीं, गैस टाउन और बुलेट फार्म की सेनाएं भी उनका पीछा कर रही थीं। अब पूरा रेगिस्तान उनके खिलाफ था। फ्यूरियोसा ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ अटक रहा था। वॉर रिग अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहा था। वो खुद पीछे जाने को तैयार होती है, मगर मैक्स उसे रोक देता है। इस बार वो खुद जाता है। पीछे पहुंचकर मैक्स देखता है कि ईंधन टैंकर की एक केबल निकल चुकी है। वो उसे दोबारा जोड़ देता है। अगले ही पल वॉर रिग दहाड़ उठता है और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। मैक्स आखिरकार अपने शरीर से बंधी आखिरी जंजीर भी काट देता है। पहली बार वो सच में आजाद था, लेकिन राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। मैक्स जो चुपके से टैंकर के अंदर छिपा था, अचानक फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पांचों महिलाएं उस पर टूट पड़ती हैं और उसे धक्का देकर नीचे फेंक देती हैं। मैक्स वापस आता है और चेतावनी देता है कि दुश्मन तेजी से करीब आ रहे हैं। तब फ्यूरियोसा अपना असली प्लान बताती है। आगे एक घाटी है जहां रहने वाले लोगों से उसने सौदा किया था। बदले में ईंधन देने का वादा करके उसने सुरक्षित रास्ता खरीदा था। योजना ये थी कि जैसे ही वो घाटी पार करेगी, वे पीछे से पहाड़ गिराकर रास्ता बंद कर देंगे ताकि इमॉर्टन जो की सेना आगे न बढ़ सके। लेकिन एक समस्या थी। उसने उनसे वादा किया था कि वो अकेली आएगी। फ्यूरियोसा जानती थी कि आगे जिन लोगों से उसका सामना होने वाला है, वे भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए उसने पांचों महिलाओं को ईंधन टैंकर के अंदर छिप जाने को कहा। मैक्स को उसने अपने साथ पीछे रहने के लिए कहा ताकि जरूरत पड़ने पर वो ट्रक संभाल सके। लेकिन मैक्स अभी भी किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसकी बंदूक अब भी महिलाओं पर तनी हुई थी। जैसे जैसे वॉर रिग उस संकरी घाटी के करीब पहुंचता है, फ्यूरियोसा मैक्स को ट्रक चलाने का पूरा तरीका समझाने लगती है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये उनका आखिरी सहारा था। फिर वो नीचे उतरती है और घाटी में रहने वाले लोगों से मिलती है। वो उन्हें याद दिलाती है, वादा था 5000 गैलन ईंधन का और वो अपना वादा निभाने आई है। सौदा पूरा होते ही धमाके गूंज उठते हैं। पहाड़ टूटकर पीछे गिरने लगते हैं, जिससे इमॉर्टन जो की सेना का रास्ता बंद हो जाए। लेकिन तभी फ्यूरियोसा अपनी असली चाल चलती है। वो ईंधन टैंकर अलग करने से साफ इनकार कर देती है और मैक्स को तुरंत आगे बढ़ने का आदेश
आदेश देती है। घाटी वाले आग बबूला हो जाते हैं, गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। फ्यूरियोसा बाल बाल बचते हुए वापस वॉर रिग पर चढ़ जाती है। अब वे भी उनके पीछे पड़ चुके थे। पीछे इमॉर्टन जो की सेना कुछ देर के लिए मलबे में फंस जाती है, लेकिन जो कोई आम आदमी नहीं था, उसका विशाल युद्ध वाहन चट्टानों को चीरता हुआ आगे निकल आता है। उसी वक्त नैक्स उसके सामने आता है। वो बताता है कि वो फ्यूरियोसा के ट्रक पर था। सबूत के तौर पर वो महिलाओं के कपड़े का एक टुकड़ा दिखाता है। पहली बार इमॉर्टन जो उसकी ओर सम्मान से देखता है। नैक्स की आंखों में फिर उम्मीद लौट आती है, जो उसे अपने साथ ले लेता है। उधर आसमान से बाइकर हमलावर बरस पड़ते हैं। वे ऊंचाई से बम गिराने लगते हैं। तभी पीछे बंधा ईंधन टैंकर अलग हो जाता है और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट में बदल जाता है। आग का वो गोला पीछे आने वाले लगभग सभी बाइकरों को निगल जाता है। इमॉर्टन जो किसी तरह बच निकलता है। अब जो खुद हमला करने आगे बढ़ता है, तभी फ्यूरियोसा के सामने उसकी गर्भवती पत्नी आ खड़ी होती है। उसके पेट में जो का बच्चा पल रहा था। जो का हाथ ट्रिगर पर जम जाता है। वो गोली नहीं चला पाता। इसी पल का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा पलटवार करती है, लेकिन जो का एक साथी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। अब नक्स दावा करता है कि वो ट्रक के अंदर घुस सकता है। उसे फ्यूरियोसा को रोकने का एक और मौका दिया जाता है। उसे रस्सियों के सहारे वॉर रिग पर फेंका जाता है, लेकिन किस्मत फिर उसके साथ मजाक करती है। उसकी चेन ट्रक में फंस जाती है और वो हवा में लटक जाता है। इमॉर्टन जो उसे देखकर समझ जाता है नक्स अभी भी वही नाकाम लड़का है। तभी जो के आदमी एक विशाल हुक फेंकते हैं। हुक सीधे वॉर रिग के स्टीयरिंग व्हील में फंस जाता है और उसे उफाड़ लेता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। गर्भवती महिला बाहर निकलकर बोल्ट कटर से चेन काटती है। तभी सामने विशाल चट्टान उभर आती है। इमॉर्टन जो चीख उठता है। वो उसे चोटिल नहीं देखना चाहता था। वो समय रहते कूद जाती है, लेकिन जब वापस ट्रक में चढ़ने की कोशिश करती है, दरवाजा टूट जाता है। वो नीचे गिरती है, सीधे इमॉर्टन जो के वाहन के सामने। जो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका वाहन बेकाबू होकर पलट जाता है। जो अपनी पत्नी को उठाता है, लेकिन वो मर चुकी थी। उसके साथ उसका अजन्मा बच्चा भी चला गया। उस पल इमॉर्टन जो के अंदर बची आखिरी इंसानियत भी मर जाती है। अब उसके पास सिर्फ बदला था। वो अपने दो सबसे तेज बाइकरों को आगे भेजता है। उधर ट्रक के अंदर बाकी महिलाएं रोते हुए रुकने की गुहार लगाती हैं, लेकिन मैक्स सच्चाई बता देता है। वो अब वापस नहीं आएगी। उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। कुछ देर बाद वॉर रिग का इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है। मजबूरन उन्हें रुकना पड़ता है। मैक्स इंजन पर पानी डालकर उसे ठंडा करता है। तभी एक महिला घबरा कर भागने लगती है। उसे लगता है कि इमॉर्टन जो के पास लौटना ही सुरक्षित है, लेकिन तभी फ्यूरियोसा पीछे आते बाइकरों को सटीक निशाने से मार गिराती है। बाकी महिलाएं उसे समझाती हैं कि जो कभी उनका रक्षक नहीं था, वो सिर्फ उनका मालिक था। एक कैद खाने से भागकर दूसरा चुनना आजादी नहीं कहलाता। आखिरकार वो महिला लौट आती है। रात गहराने लगती है। सफर जारी रहता है। रास्ते में मैक्स फ्यूरियोसा से ग्रीन प्लेस के बारे में पूछता है। फ्यूरियोसा की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकती है। वो कहती है कि वो पूर्व में कहीं है और शायद एक दिन के अंदर वे वहां पहुंच जाएंगे। वो सभी महिलाओं को हर एक गोली इकट्ठा करने का आदेश देती है। आने वाली सुबह आसान नहीं होने वाली थी। फ्यूरियोसा ट्रक की मरम्मत करने नीचे उतरती है। मैक्स कहता है कि पीछे भी किसी की निगरानी जरूरी है। एक महिला स्वेच्छा से पीछे चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात नक्स से होती है। टूटा हुआ, निराश और पहली बार सच में अकेला। इमॉर्टन जो ने उसे बेकार कह दिया था और अब उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। महिला उसे दिलासा देती है। पहली बार कोई उसे सैनिक नहीं, इंसान की तरह देख रहा था। रात के अंधेरे में वे एक दलदली इलाके में पहुंचते हैं। वॉर रिग भारी होने की वजह से धीरे धीरे कीचड़ में धंसने लगता है। पीछे से दुश्मन अब भी उनका पीछा कर रहे थे। मैक्स तुरंत एक योजना बनाता है। वो पीछे डायनामाइट लगाता है और सभी को आगे बढ़ने को कहता है। जैसे ही इमॉर्टन जो के वाहन उस जगह से गुजरते हैं, एक विशाल विस्फोट होता है। जमीन कांप उठती है। अधिकांश दुश्मन दलदल में फंस जाते हैं। उनकी गाड़ियां वहीं दफन हो जाती हैं। लेकिन जीत अभी अधूरी थी, क्योंकि उसी वक्त उनका अपना वॉर रिग भी दलदल में धंसकर रुक जाता है। सभी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। तभी अंधेरे से एक परिचित चेहरा सामने आता है, नक्स। एक पल के लिए सब हथियार उठा लेते हैं, लेकिन तभी एक महिला कहती है, रुको, वो हमारी मदद करना चाहता है। नक्स अब बदल चुका था। पहली बार वो किसी के आदेश पर नहीं, अपनी मर्जी से खड़ा था। इसी बीच दूर से एक दुश्मन गाड़ी उनकी ओर तेजी से बढ़ती दिखाई देती है। मैक्स तुरंत गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। फ्यूरियोसा शांतिपूर्वक बंदूक लेती है, गहरी सांस लेती है और ट्रिगर दबाती है। एक
एक ही गोली और दुश्मन की गाड़ी पल भर में बेकार हो जाती है। नक्स तुरंत एक योजना बताता है। ट्रक को एक मजबूत पेड़ से बांधकर इंजन की ताकत से बाहर निकाला जा सकता है। योजना जोखिम भरी थी, लेकिन उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। नक्स ड्राइविंग सीट संभालता है, जबकि मैक्स कीचड़ में उतरकर केबल पेड़ से बांधता है। दुश्मन लगातार उन पर गोलियां बरसा रहे थे। नक्स पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाता है। इंजन गरजता है, पहिए चीखते हैं और आखिरकार वॉर रिग कीचड़ से बाहर निकल आता है। नक्स उसे सुरक्षित सूखी जमीन पर ले जाकर रोक देता है, लेकिन इंजन फिर से तपने लगा था। उसे ठंडा होने में समय लगेगा और उनके दुश्मन अभी भी जिंदा थे। मैक्स फ्यूरियोसा की ओर देखता है और कहता है, मैं उन्हें रोक कर आता हूँ। फ्यूरियोसा पूछती है, अगर इंजन ठंडा होने से पहले तुम वापस नहीं आए तो? मैक्स बिना पलक झपकाए जवाब देता है, तो मेरे बिना चले जाना। इतना कहकर वो अकेला अंधेरे में गायब हो जाता है। बाकी सब इंजन पर पानी डालते रहते हैं। हर सेकंड घंटों जैसा लग रहा था। तभी दूर कहीं एक जोरदार विस्फोट होता है। फ्यूरियोसा की सांसें थम जाती हैं। उसे लगता है मैक्स अब नहीं रहा, लेकिन फिर धुंध के बीच एक परछाई उभरती है। वो मैक्स था, जिंदा, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि दुश्मनों के सारे हथियार अपने साथ लेकर लौट रहा था। उस पल मैक्स अब सिर्फ एक अजनबी नहीं रहा, वो उनका साथी बन चुका था। सभी फिर से वॉर रिग में सवार होते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में मैक्स को एक बार फिर अपने अतीत की दर्दनाक झलकियां सताने लगती हैं। वो आंखें खोलता है और देखता है कि सुबह हो चुकी है। कुछ देर बाद मैक्स फ्यूरियोसा से पूछता है, तुम्हें कैसे यकीन है कि ग्रीन प्लेस सच में मौजूद है? फ्यूरियोसा धीरे से जवाब देती है, क्योंकि मेरा जन्म वहीं हुआ था। बचपन में मुझे वहां से छीन लिया गया था। मैक्स पूछता है, क्या तुमने वापस जाने की कोशिश नहीं की? फ्यूरियोसा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कई बार, लेकिन हर बार नाकाम रही। इस वॉर रिग के साथ मुझे पहली बार लगा कि मैं सच में वापस पहुंच सकती हूँ। यात्रा जारी रहती है। तभी दूर एक पुराना वॉच टावर दिखाई देता है। फ्यूरियोसा अचानक ब्रेक लगाती है। उसकी आंखों में पहचान की चमक उभर आती है। वो ट्रक से उतरती है और जोर से पुकारती है, मैं तुम में से ही हूँ, मैं जब्बासा की वुवालिनी की बेटी हूँ। कुछ ही पलों में चारों ओर से मोटरसाइकिलों की आवाज गूंज उठती है। हथियारों से लैस बुजुर्ग महिलाएं उन्हें घेर लेती हैं। फिर जैसे ही वे फ्यूरियोसा को पहचानती हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। वर्षों बाद बिछड़ी बेटी घर लौट आई थी। सब लोग ट्रक से बाहर आते हैं। महिलाएं मैक्स और नक्स की ओर देखकर पूछती हैं, ये दोनों कौन हैं? फ्यूरियोसा गर्व से जवाब देती है, हमारे साथी, अगर ये ना होते तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते। फिर वो उत्साह से कहती है, मुझे ग्रीन प्लेस दिखाइए। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। वुवालिनी की आंखों में दर्द उतर आता है। वे धीरे से बताती हैं, जिस दलदल को तुम पार करके आई हो वही कभी ग्रीन प्लेस था। समय, जहर और युद्ध ने उसे निगल लिया था। अब वहाँ सिर्फ सड़ांध और मौत बची थी। ये सुनते ही फ्यूरियोसा अंदर से टूट जाती है। जिस उम्मीद ने उसे इतने सालों तक जिंदा रखा, वो एक पल में बिखर जाती है। रात हो जाती है। फ्यूरियोसा चुपचाप मैक्स के पास बैठती है। उसकी आवाज भारी है। वो बताती है कि बहुत दूर, शायद 160 दिनों की यात्रा के बाद कहीं और हरियाली हो सकती है, साफ पानी, नया जीवन। लेकिन वॉर रिग इतनी लंबी यात्रा नहीं झेल पाएगा। अगर वे पर्याप्त ईंधन इकट्ठा कर ले तो मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंचना संभव है। वो मैक्स की ओर देखकर कहती है, एक बाइक तुम्हारी होगी, फैसला तुम्हारा है, हमारे साथ चलो या फिर अपनी राह चुनो। मैक्स कुछ क्षण चुप रहता है, फिर शांत स्वर में कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अगली सुबह फ्यूरियोसा और बाकी सभी लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर नई मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। मैक्स पीछे खड़ा उन्हें जाते हुए देखता है। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी राह खुद चुनेगा। लेकिन तभी उसके अतीत की वही छोटी लड़की फिर उसके सामने आ खड़ी होती है। उसकी आवाज मैक्स के दिल को चीर देती है, तुमने हमारी मदद करने का वादा किया था, अब इन्हें छोड़कर जा रहे हो? मैक्स की सांसें थम जाती हैं। वह अब और नहीं भाग सकता। अगले ही पल वह इंजन स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से उनके पीछे निकल पड़ता है। उन्हें रोककर वह कहता है, जिस दिशा में तुम जा रही हो वहां कुछ नहीं है, सिर्फ नमक। सब हैरान रह जाते हैं। फ्यूरियोसा पूछती है, तो वापस जाकर मिलेगा क्या? मैक्स जवाब देता है, पानी, हरियाली और जीने का असली मौका। फिर वह अपनी योजना बताता है। वे उसी रास्ते से वापस लौटेंगे, इमोर्टन जो कि सेना से भिड़ेंगे, घाटी तक पहुंचकर रास्ता बंद कर देंगे और फिर सिटाडेल पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनते ही सबकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। अब वे भाग नहीं रहे थे, बल्कि अपना घर वापस लेने जा रहे थे। उधर इमोर्टन जो जैसे ही वॉर रिग को सिटाडेल की ओर लौटते देखता है, वह सब समझ जाता है। उसका किला लगभग खाली था। अगर फ्यूरियोसा वहां पहुंच गई तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। गुस्से से पागल होकर वह अपनी बची खुची पूरी सेना लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था। चारों तरफ गोलियां, भाले और धमाके गूंजने लगते हैं। दुश्मन हारपून फेंककर टैंकर को रोकने की कोशिश करते हैं। मैक्स पीछे जाकर
एक एक हुक काटता है। तभी कई वॉर बॉयज ट्रक पर चढ़ाते हैं। मैक्स उनसे बेरहमी से लड़ता है, लेकिन अचानक एक तीर उसके शरीर में धंस जाता है। वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। अंधेरे में फिर वही लड़की दिखाई देती है। वह पुकारती है, उठो मैक्स, और मैक्स की आंखें खुल जाती हैं। वह दर्द को नजरअंदाज करके फिर खड़ा हो जाता है। एक और हमला उसे ट्रक से नीचे गिराने वाला होता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी पल एक तीर फ्यूरियोसा के पेट में जा धंसता है। खून तेजी से बहने लगता है, फिर भी वह मैक्स का हाथ नहीं छोड़ती। तभी नीचे से आती दुश्मन गाड़ी मैक्स को कुचलने वाली होती है, लेकिन नक्स अपनी जान जोखिम में डालकर टक्कर मारता है और मैक्स को दूसरी गाड़ी पर धकेल देता है। मैक्स बच जाता है और उस गाड़ी पर मौजूद हर दुश्मन का सफाया कर देता है। वॉर रिग अब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। अगले ही पल वह आग के विशाल गोले में बदल जाता है। विस्फोट कई दुश्मन गाड़ियों को साथ ले डूबता है। मैक्स समय रहते दूसरी गाड़ी पर कूद जाता है और डूफ वैगन तक पहुंचकर वहां भी दुश्मनों का सफाया कर देता है। उधर इमॉर्टन जो अपनी गाड़ी फ्यूरियोसा के सामने लाकर रास्ता रोक देता है। फ्यूरियोसा समझ जाती है ये सब खत्म करने का समय आ गया है। वह नाक से कहती है, अब तुम चलाओ, और खुद सीधे जो की गाड़ी पर छलांग लगा देती है। मैक्स भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ता है। रिक्टस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे जोरदार वार से बेहोश कर देता है। अब फ्यूरियोसा और इमॉर्टन जो आमने सामने थे। जो हथियार उठाता है, लेकिन फ्यूरियोसा उससे पहले उसके सांस लेने वाले मास्क को अपने हुक से जकड़ लेती है। वह पूरी ताकत से खींचती है। मास्क फट जाता है। हवा तेजी से बाहर निकलती है। इमॉर्टन जो तड़पने लगता है और कुछ ही सेकंड में इस वीराने का भगवान जमीन पर ढेर हो जाता है। फ्यूरियोसा गिरने लगती है, लेकिन मैक्स उसे समय रहते पकड़ लेता है। जो मर चुका था, लेकिन उसका पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। पीछे उसकी बची हुई सेना अब भी आ रही थी। रास्ता हमेशा के लिए बंद करना जरूरी था और ये काम सिर्फ नेक्स कर सकता था। नेक्स सभी को ट्रक से उतरने का आदेश देता है। एक एक करके सब सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। तभी रिक्टस फिर होश में आकर हमला करता है। नेक्स ब्रेक लगाकर उसे रोक देता है। गुस्से में रिक्टस इंजन उखाड़ फेंकता है। नेक्स समझ जाता है कि उसका समय आ गया है। वो अपने दोस्तों की ओर देखता है, मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, वाह क्या दिन है। अगले ही पल वो ट्रक को सीधे घाटी में दे मारता है। एक विशाल विस्फोट होता है। चट्टानें टूटकर गिर पड़ती हैं। रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। नेक्स ने अपनी जान देकर सबको बचा लिया था। अब मैक्स, फ्यूरियोसा और बाकी सभी सिटाडेल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा की हालत बेहद गंभीर थी। उसने बहुत खून खो दिया था। मैक्स बिना कुछ कहे अपना खून उसे दे देता है। उसकी सांसें लौटने लगती है और तभी पहली बार वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम मैक्स है। वे सिटाडेल पहुंचते हैं। गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही मैक्स इमॉर्टन जो की लाश ऊंची उठाता है, नीचे खड़ी जनता खुशी से पागल हो उठती है। विशाल दरवाजे खुल जाते हैं। सालों से कैद पानी आखिरकार आजाद हो जाता है। पहली बार वो कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए बह रहा था। लोग हंसते हैं, रोते हैं, पानी में नहाते हैं। एक मरी हुई दुनिया में उम्मीद फिर से जन्म ले चुकी थी। फ्यूरियोसा को ऊपर उठाया जाता है। अब वो कैदी नहीं, बल्कि इस नई दुनिया की नेता थी। और इसी जश्न के बीच मैक्स चुपचाप पीछे हटने लगता है। न कोई इनाम, न कोई सम्मान, बस वो भीड़ में खो जाता है, जैसे वो हमेशा करता आया था। फ्यूरियोसा दूर खड़ी उसे जाते हुए देखती है। दोनों की नजरें एक आखिरी बार मिलती हैं। बिना एक शब्द कहे वे एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। और इस तरह एक टूटी हुई दुनिया में जहां कभी सिर्फ मौत और पागलपन था, अब उम्मीद जिंदा थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।